एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स ऑर्गेनिक में हो चुके हैं और हमने जो एक मुहिम जारी किया है कि हमें ऑर्गेनिक हर बच्चे को सिखानी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस हमारी इस प्रण में आप लोग भी साथ रहिएगा। आप सब हमारे साथ जितना ज्यादा देंगे, जितना आप हमारे साथ रहेंगे, उतना हम ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अदरवाइज बिहार के सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए तो लेक्चर पेड भी जाएगा जो ऐप पर है, लेकिन अगर आपको ये YouTube पर चाहिए तो आप बस अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जब तक हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, जब तक हमें लगेगा कि बच्चे सच में इसका फायदा ले रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर कंटेंट लाते जाएंगे और लाते ही जाएंगे। इसके ऑलरेडी 4-5 वीडियोस मैं हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ले चुकी हूँ, जिसमें हमने नॉर्मल बेसिक्स कवर किया था, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कवर किया, हमने पूरा रेजोनेंस कवर किया। रेजोनेंस में भी हमारे कितने टाइप के कॉन्जुगेशन होते हैं, डीलोकलाइजेशन क्या होता है, लोन पेयर अगर आ गया तो हम कैसे कॉन्जुगेशन करेंगे, कौन सा सबसे बेटर कॉन्जुगेशन होता है, ये सब कुछ मैंने बताया और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ बताया। याद करो, इंडक्टिव में मैंने उस लड़की की कहानी बताई थी जो चोरों के खानदान से बिलोंग करती थी। रेजोनेंस में मैंने आपको एक और कहानी बताई थी जिसमें 2 सुंदर लड़कियां होती थी। तो इतनी सारी कहानियों के साथ में आपको ऑर्गेनिक और कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आपको मजे भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, ऑर्गेनिक भी सीखनी है, तो कहीं मत जाओ, यहीं पे रुके रहो। और आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज भी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं। हाउ शुड वी ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लो, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में तो बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन आप ये बता दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है, कैसे बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपने नहीं बताया अभी तक। तो सुनिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। 1 बाय 1 हम उन सारे रूल्स को पढ़ेंगे। पहले तो क्या क्या रूल्स होते हैं उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ से सवाल बन सकता है, चाहे आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है। अब कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, आइए समझ। अगर हम पहले रूल के बारे में बात करेंगे तो देखिए, पोजीशन ऑफ एटम शुड रिमेन सेम। यानी अगर एटम की किसी पोजीशन, कोई एटम सेंट्रल एटम है, उसकी पोजीशन सेंटर पे ही है, तो उसको सेंटर पे ही रखना है। किसी भी एटम की पोजीशन कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो सेम रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं, पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। तो पहला रूल क्या होगा? पहला रूल हमारे पास है पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम शुड रिमेन सेम। एटम की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए मैम? जो एटम की पोजीशन है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, जो पोजीशन होने वाली है एटम की वो कैसी होगी मैम? एटम की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टोटल चार्ज मस्ट बी सेम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ जाएगी, टोटल चार्ज मस्ट बी सेम। जो टोटल चार्ज होता है हमारे पास वो भी बिल्कुल सेम रहना चाहिए। क्या मैम? जो टोटल चार्ज होता है हमारे पास में वो भी बिल्कुल सेम रहना चाहिए एज इट इज, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, तो अगला उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें भी एक पॉजिटिव अगर इसमें है तो उसमें भी एक ही पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी जो टोटल चार्ज है वो भी सेम रहना चाहिए। ये तो हो गया दूसरा रूल। थर्ड रूल क्या होता है? थर्ड रूल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड रिमेन सेम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही रहने चाहिए उसकी हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो लिखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड रिमेन सेम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड रिमेन सेम। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं करना है। दोनों में, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी सब में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ रूल क्या होता है? वैलिड होनी चाहिए लुईस स्ट्रक्चर। जो लुईस स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इट मस्ट बी वैलिड, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं बना देना है।
वैलिड लुईस स्ट्रक्चर, जो लुईस स्ट्रक्चर यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, याद रखिएगा जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो वैलिड होनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त याद रखने हैं, जैसे कि मैम एटम की पोजीशन सेम रखनी है, एटम की पोजीशन बदलोगे नहीं, टोटल चार्ज रखोगे वो भी सेम रहेगा, वो भी गलती से भी बदलना नहीं चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम रखना, और हमारा वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए, याद रखना वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरीके से हम चलेंगे तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन सवाल तो बच्चों का यही होता है कि मैम करके दिखा दो, ऐसे बताने से हमें समझ में ही नहीं आएगा, तो चलो करके भी दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम लोगों को, और फिर अगली बार तुम लोग खुद मुझे करके दिखाओगे। ये वाला मैं करवा के देती। लेट अस सपोज हमें कुछ मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, बताना ये वैलिड है कि नहीं। जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बेसिकली एक हमारे पास फ्री रेडिकल, ठीक है जी, ये एक फ्री रेडिकल है। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है कि CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस प्रकार से हमारी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब तो मैंने ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी हैं, बता दो क्या होने वाला है। दो रेजोनेटिंग तो स्ट्रक्चर मैंने बना दी है, अब बताइए क्या ये वैलिड होने वाला है या नहीं होने वाला है, बताओ कैसे बताओ। मैम सबसे पहले हम बनाकर देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी भी हमारे पास रेडिकल आ रहा होगा तो क्या करेंगे मैम, इस बॉन्ड को भी हम होमोलिटिक फ्यूजन करा देंगे, जिससे ये भी एक रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मूव ऑन करेगा, इसका हमने होमोलिटिक फिजन करवा दिया, तो जब होमोलिटिक फिजन कराएंगे तो एक रेडिकल मिला यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर मिला CH। अब ये वाला रेडिकल तो यहाँ पर मूव ऑन कर चुका था, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारे पास CH2। तो हाँ भाई, जो यहाँ पर मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल रहा है, दैट मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है, ये आपके पास में एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये कैसी है मैम, ये जो है वो एक हमारी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलिए फाइन, ये तो हमारी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। एक और मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूं, आप बताइएगा वैलिड है कि नहीं। इट कुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसका वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है क्या होगा इसका वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, अब वैलिड है या नहीं वो तुम लोग ही बताना मुझे। कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, कुछ इस तरीके से दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिली, कुछ इस तरीके से हमें दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मिली है। बता दो क्या है, क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है, बताइएगा। वेदर इट इज वैलिड और नॉट वैलिड कैसे पता चलेगा मैम, देखिए हमारा ये वाला बॉन्ड अल्टरनेट है, बेसिकली ये पाई बॉन्ड्स कैसे है मैम, दीज आर द अल्टरनेट पाई बॉन्ड, दीज आर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। और अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स क्या करते हैं मैम, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं तो सीधी सी बात है कि ये लोग एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में भी होंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, और हमें एग्जैक्टली यही मिलने वाला है। दैट मींस ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कैसी है, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैम आपकी वैलिड आई। कैसी आई है मैम, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमारे पास वैलिड आई है ना। तो इस तरीके से हमें बेसिकली निकालना है। एक और करवा देते, एक स्ट्रक्चर मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, और नाइट्रोजन के पास क्या है मैम, नाइट्रोजन के पास हमारे पास है लोन पे, है ना, नाइट्रोजन के पास NH2 होगा, यस नाइट्रोजन के पास हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर आ जाएगा लोन पे। अच्छा, जो इसकी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, वैलिड होगी या नहीं वो मैं बता देती हूँ। CH2 पॉजिटिव CH NH डबल बॉन्ड NH2, बताइए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है, बताओ भाई क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैलिड होगी। मैम देखिए सबसे पहली चीज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और मैंने पहला ही रूल बताया था, पहला या दूसरा रूल था, नंबर ऑफ आयंस मस्ट बी सेम, आयन सेम रहने चाहिए। यहाँ तो आयंस गड़बड़ हो गए, यहाँ एक भी आयन नहीं है और यहाँ पर आयन दे दिया, तो ये तो कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। दूसरी चीज, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है मैम, नाइट्रोजन के बॉन्ड ज्यादा है, नाइट्रोजन इतने बॉन्ड कैसे ही बना सकता है, नाइट्रोजन तो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए जाना जाता है, यानी ये वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। क्या लिखोगे, हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर, ये एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। तो
तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। बाकी ऊपर वाले दोनों तो वैलिड थे, लेकिन मैम ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा आ गया, ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं होगा। तो ये सवाल सेमेस्टर में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड्स में, बोर्ड्स बोल रही हूँ, बोर्ड्स में भी, यस बोर्ड्स में भी बनता है, 11th-12th में बनता है, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे सवाल देखने को बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एक दो सवाल और कर लेते हैं जिसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करनी, जिसमें हमें खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होंगी। अब पहली बार इस सवाल को बच्चा 12th क्लास में करता है, लेकिन पूछा ये बीएससी में भी जाता है। तो अगर आपने अपने 12th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर वापस से मौका है, पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड में, आपके सेमेस्टर में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह। ये आपके पास कंपाउंड दिया गया है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास ये लोन पेयर दिया है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट तब होता है जब उसके ऑल्टरनेट या तो एक डबल बॉन्ड हो या तो फिर कोई दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो मैम देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, यानी यहाँ पर तो एक है हमारे पास डबल बॉन्ड जो इसके साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है। यानी अब क्या होने वाला है मैम, अब देखिए यहाँ पर एक चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव ऑन करेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ मूव कर जाएगा मैम, इस वाले जगह पे मूव ऑन कर जाएगा। यानी जो हमारे पास अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो कौन सी बनेगी, ये लोन पेयर यहाँ मूव कर रहा है, दैट मींस ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, NH2 के साथ में आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। डन, हमारे पास एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में ये बन गई। अब देखो, देखते हैं कि यहाँ पर एटम की पोजीशन तो नहीं बदली, सारे एटम वहीं पर हैं, कोई पोजीशन नहीं बदली, लेकिन आप देखो ना मैम, यहाँ तो कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ तो दो दो चार्ज है, ये तो वैलिड हुई नहीं। तो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर एक पॉजिटिव है निगेटिव है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये वैलिड होती है। सिर्फ पॉजिटिव होता या सिर्फ निगेटिव होता तब वो वैलिड नहीं होती, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो हमें ये मिला। अब क्या मिलेगा, अब तो मैम ये वाला जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ डीलोकेलाइज होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ डीलोकेलाइज होगा। फिर देखो अगला क्या मिलेगा, लेट अस सी, फिर अगला मॉलिक्यूल हमें क्या मिलता है, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ पर डीलोकेलाइज हो गया है और यहाँ पर हमें एक बॉन्ड निगेटिव चार्ज मिल गया है, ये बॉन्ड एज इट इज है, और यहाँ पर भी मैम हमें सेम अपना NH2 पॉजिटिव मिला है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है निगेटिव है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, देखो इधर भी 3 पाई बॉन्ड थे, हर जगह 3-3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ भी 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब इसको और किस तरीके से हम फर्दर डीलोकेलाइज करवा सकते हैं, देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर डीलोकेलाइज हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकेलाइज हो जाएगा। तो देखो डीलोकेलाइजेशन के बाद बनेगा क्या, देखिए डीलोकेलाइजेशन के बाद में क्या बन रहा है, जैसे ही ये वाला बॉन्ड एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर, ये डीलोकेलाइज होके यहाँ पर गया और ये डीलोकेलाइज होके यहाँ नेगेटिव चार्ज बना लेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में NH2 पॉजिटिव। हमें हमारी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई। अभी भी हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें, तो अब हम क्या कर, अब मैम आप ये कर सकते हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर मूव ऑन कर जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। तो देखो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलने वाली, लेट्स सी हमें अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलने वाली है। समझिएगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज बना लो, ये वाला बॉन्ड एज इट इज बना लो। निगेटिव चार्ज जो था वो मैम यहाँ डीलोकेलाइज कर गया है, यहाँ डीलोकेलाइज करवा लेते हैं। अब ये डबल बॉन्ड ऊपर लीव कर गया है, यानी यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। NH2 जो था उसको एज इट इज NH2 बना लो। और मैम एक इसके पास कमी थी, प्लस का मतलब होता है कमी होना, तो यहाँ से जब हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कोई कमी रही नहीं, कमी नहीं रही तो यहाँ पे कोई चार्ज, जो मॉलिक्यूल था वो एज इट इज मॉलिक्यूल हमें दोबारा, जो मॉलिक्यूल था वो एज इट इज मॉलिक्यूल हमें दोबारा रिसीव हो गया। ये और ये दोनों सेम हो गई, बीच में जितनी भी आपके पास बनी है ये है वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बीच में जितनी भी बनी है दीज ऑल आर द वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो अगर कोई पूछे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यू विल से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, you will say 5 resonating structures are there, 5 resonating structures यहाँ पर बन रही हैं। डन, ऐसे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करके चले आना। समझ में आया, कुछ इस तरीके से क्या करोगे मैम, इस तरीके से हम अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं।
समझ आ गया? ये तो चलो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक सवाल देखा। अब ऐसे ही हम एक और सवाल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का देख सकते हैं। ऐसे ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक और सवाल भी देख सकते हैं। देखो जी कैसे देख सकते हैं। देखिए हमारे पास सेम वही बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बस इस बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर हमने इस बार एल्डिहाइड ग्रुप लेके रखा हुआ है। बेंजीन के ऊपर हमने क्या किया है मैम, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हमने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया है। अब समझ लो क्या होगा यहाँ पर। देखो एल्डिहाइड में हमारे पास सी के साथ में डबल बॉन्ड ओ भी जुड़ा है। अब समझिएगा जो डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये जो मैम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करता है। फिर से सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है तो वो अपनी तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करता है। यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विदड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो कैसा बनेगा फिर, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेट अस सी यहाँ पर इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किस टाइप का बना। ये बॉन्ड एज इट इज बने, ये बॉन्ड एज इट इज बनेगा। उसके बाद में हमारे पास क्या हुआ, उसके बाद में हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड था वो ऊपर जा रहा है। ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड H। कुछ इस तरीके से हमें बेसिकली जो है वो मिल गया है। और दूसरा यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। अब बनाते हैं, अब कैसे बनाएंगे, क्या करें अब मैम पॉजिटिव चार्ज को तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करें, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेज कर देखिए अब क्या बनेगा। लेट्स सी क्या बनता है। हमने क्या किया, हमने ये बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड था इसको उधर भेज दिया, यानी ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ऊपर जो था वो एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पर रिसीव हमें नहीं होंगे। और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमें वापस से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब वापस से मैम इस वाले बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए एक बार। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसे भी रिसीव होगी। देखो कैसे, पहले तो ये बेंजीन रिंग को बढ़िया से ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद में जो एज इट इज है उसको एज इट इज डाल दो। इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर इस बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऊपर वाला सब कुछ सेम रखेंगे, ऊपर वाला हम सब कुछ सेम रखेंगे, दैट इज डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पर आ जाएगा H, बाकी सब एज इट इज रहा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देखिए क्या करना है हमें। नाउ व्हाट वी कैन डू, इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब हम और क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है, कौन सा डीलोकेलाइजेशन करें जो यहाँ पर बेटर हो जाएगा और कौन सा डीलोकेलाइजेशन यहाँ पर फाइनल आंसर आपको देने वाला है। इसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या हो जाने वाला है, सीधी सी चीज है मैम। इसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड दोबारा यहाँ मूव कर जाएगा और फाइनली क्या रिसीव हो जाएगा, फाइनली मैम हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है वो रिसीव हो जाएगा। यानी कि हमें जो मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया था, जहां से हमने स्टार्ट किया था हम एज इट इज वहां पर आ गए हैं। बीच में जितना भी बना वो क्या रही मैम, बीच में जितनी भी थी वो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई, बीच में जितनी भी थी वो हमारे पास क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन सभी को हम बोलते हैं वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपकी वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहने वाली हैं। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपकी कैसे रहने वाली हैं, ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डन। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमें और देखने हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो रेजोनेंस है, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कोई रियल का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे जरूरी बात तो ये लिख लो, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कई कई बार एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि ये कैसा सा कॉन्सेप्ट है, आप बोलेंगे कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। रेजोनेंस हमारे पास कैसा कॉन्सेप्ट है, ये जो रेजोनेंस होता है वो हमारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये भी हाइपोथेटिकल होती हैं, तो ये भी मेंशन करना है हमें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो हाइपोथेटिकल।
तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी कैसे होने वाले हैं मैम, रेजोनेटिंग भी स्ट्रक्चर और रेजोनेंस दोनों के दोनों हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है ये बताइएगा। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हमारे पास रियल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। रेजोनेंस भी देखो आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा रियल कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट भी बन सकता है, दैट रेजोनेंस हाइब्रिड is a real concept. Resonance hybrid is a real concept, not hypothetical. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। याद करो मेरा प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज जब एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो हम उनका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो हाइब्रिड होगा वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देगा। तो हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो कैसा कॉन्सेप्ट है मैम, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक रियल कॉन्सेप्ट है विच एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, which explain all the properties, जो क्या करेगा, जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का काम करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट, रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट। जो रेजोनेंस होता है वो परमानेंट लगता है, टेम्पररी नहीं होता। रेजोनेंस आपका एक परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी नहीं होता। तो अगर कोई पूछे कि टेम्पररी कौन सा वाला होता है, तो याद रखना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। बाकी जितने इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे, इंडक्टिव पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, आगे मीजोमेरिक पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, ये सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और ये वाले जो बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था वो आपका कैसा रहेगा, वो रहने वाला है हमारे पास टेम्पररी इफेक्ट। एंड एक और पॉइंट बचता है कि ये जो रेजोनेंस होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता जैसे इंडक्टिव हुआ करता था। तो यहाँ पे लिख लो, रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। याद करिए हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो कैसा था मैम, वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट था, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती थी उतना इंडक्टिव का इफेक्ट कम होता चला जाता था। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, कितना भी दूर तक हो, कितना भी पास का हो, सेम तरीके का इफेक्ट लगता है, ना कहीं पे ज्यादा ना कहीं पे कम, बिल्कुल सेम तरीके का इफेक्ट लगता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस बिल्कुल डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है ये डिस्टेंस से, केवल इंडक्टिव है जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। बाकी आप जितने भी इफेक्ट्स पढ़ने वाले हो वो सारे के सारे डिस्टेंस डिपेंडेंट रहने वाले हैं, दे ऑल आर गोना बी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, फिर पूरा रेजोनेंस आपका खत्म हो गया। 2 मिनट का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज इट। बस ये भी देख लो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, ये रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब है ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो सुनिएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट stable resonance hybrid, between the most stable resonating structure and resonance hybrid is called as the resonance energy। फिर से बोलूं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे स्टेबल होने वाली है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इस चीज को नोट डाउन करना है हमें, द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर most stable resonating structure, most stable resonating structure and the resonance hybrid is called as resonance energy। और रेजोनेंस एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से शॉर्ट नोट भी बन के आ सकता है।
रेजोनेंस हाइब्रिड और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं मैम रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बोलने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी को फिर दूर किया जाएगा अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो। एंड एक और चीज रहती है दैट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक और चीज रहती है दैट इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन वर्सेस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए आप हमें। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ये बताइए तो समझिए। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड। अब ध्यान से समझो, ये वाला जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में आ रहा है। अब ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, अब ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है, राइट। दोनों तरफ से ये डीलोकेलाइजेशन हो सकता है। तो जब दोनों तरफ से डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, ऐसे डीलोकेलाइजेशन, ऐसे कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ से यहाँ से एकदम लंबे तक डीलोकेलाइज पॉसिबल हो सकता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब इन दोनों टाइप के कॉन्जुगेशन में कौन ज्यादा स्टेबल है ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना इनफ रखते हैं, आज जितना पढ़ाया सारा रिविजन करना। मिलते हैं अगली क्लास में, हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एसआर बिहार बेसिक क्लासेस। थैंक यू सो मच।